दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अरुण वर्षा टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे सामने धनंजय तिवारी जी हैं, जो पहले भी इस पॉडकास्ट में आए हुए हैं। आज उनके साथ में दोबारा पॉडकास्ट लिया जा रहा है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बारे में काफी कुछ जानते हैं दोस्तों। और इनके साथ में इनके दोस्त श्री नरेश जी हैं। आप दोनों का मेरे शो में नमस्कार। आपको भी हार्दिक धन्यवाद बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। धनंजय जी, प्लीज मुझे और मेरे दर्शकों को ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ बताइए सर। बिल्कुल सर, ये सबको जानने का अधिकार भी है कि देखिए, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबका एक दूसरे से संबंध होता है किसी न किसी माध्यम से। अब जैसे आप ले लीजिए कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो देश का रीढ़ है। इसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं। हमारा एक दिन भी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे ले लो, कमर्शियल चालक हैं, चाहे ऑटो से लेकर के ट्रक तक आप चले जाओ। हमारे हॉस्पिटल में जो मेडिसिन होता है, ऑक्सीजन होता है, या एम्बुलेंस सेवा जो प्रदान होता है, ये सब कमर्शियल चालक होते हैं, जिनके माध्यम से हमारे को सब्जी, फल, दवाई, मेडिसिन वगैरह सब चीज़ हमारे को प्रोवाइड होता है। लेकिन वो आप तक ये इस सुविधा को पहुंचाने के लिए कितने मेहनत परिश्रम करके वो आपके पास पहुंचते हैं, इसके बारे में भी पब्लिक को जानना चाहिए। मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या विचार है। आप जो ये ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये जो आपके विचार हैं, ये पूरा दिल्ली के लिए है कि पूरे भारत के लिए पूरे है? भारत के लिए, क्योंकि दिल्ली तो हमारा राजधानी है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के जो कमर्शियल चालक है, किन किन स्थितियों से गुजर करके आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, इसके बारे में हर एक नागरिक को जानकारी जरूरी है होना भी। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, आस्था बने रहे आदमी को। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, चाहे लाख रुपए की गाड़ी हो, चाहे 10 करोड़ की गाड़ी हो, जब तक सड़कें सही नहीं होंगी, गाड़ी का होना या ना होना एक ही समान है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलते हुए ये एक बात बोलूंगा कि नितिन गडकरी जी ने काफी काम किया है देश के लिए, सराहनीय काम किया उन्होंने। सराहनीय काम किया है। बिल्कुल। नरेंद्र जी, आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? देखो जी, ये तो है ही। अब इसमें चाहे लो मीडियम लगा लो या मीडियम लगा लो या उच्च वर्ग में लगा लो, उनके पास तो चलो पैसों की कमी नहीं है। लेकिन हमारे जैसे बंदे क्या सोचते हैं, लोन पे लेके गाड़ियाँ लेते हैं, उसके साथ साथ ये भी देखते हैं भाई हमें परिवार भी चलाना है इसके साथ। लेकिन साथ में ही जैसे हमने 10 लाख की गाड़ी ली, फाइनेंस कराई, अब इन रोडों के कारण जो हमारे साथ अर्थव्यवस्था बिगड़ती है घर की, उसमें गाड़ियों का तो होना ना होना एक बराबर ही हो जाता है। क्योंकि अभी कल थोड़ी देर पहले एक भाई साहब ने भी हमें बताया, बोला आटा पिसवाने जा रहा था, 700 रुपये का चक्कर में 4 हजार का टायर गया। दोस्तों, नरेंद्र जी ने जैसे बताया, बड़ी ही उत्तम और अच्छी जानकारी दी। अगर आपका घर, आपका परिवार किसी ट्रांसपोर्ट में पल रहा हो और सड़कें ही ठीक ना हो, तो दोस्तों ये जीवनी कैसे चलेगी? मैं बड़ा मैं किसी को, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, किसी पक्ष को सपोर्ट नहीं करता। आपने मेरे बारे में जाना ही होगा। मैं उस व्यक्ति को सपोर्ट करता हूं जिसने सही में देश के हित में कार्य किया है। तिवारी जी, आपका क्या विचार है? जो जो इलेक्शन हुए अभी दिल्ली के अंदर, जी। भाजपा आई, आपका क्या विचार है इसके लिए? देखिए, अब नेशनल डेवलपमेंट को देखते हुए जो गडकरी जी ने हम सब के लिए काम किया है, और मोदी जी ने जहाँ तक लोगों को गारंटी दिया है अच्छे रोड, हर व्यवस्था अच्छी करने का, दुरुस्त करने का, तो ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी अगर आई है और सब व्यवस्था अगर अपडेट हो जाता है, तो हम जनता के लिए उससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं है। ये ज़रूरी भी है समाज में बदलाव होना। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काफ़ी दिनों तक राज किया था। और ऐसा नहीं है, करना भी चाहिए, देश के हित में करना चाहिए। अगर देश के लोग उन्हें पसंद करते हैं तो डेफिनेटली ऐसी पार्टियों का सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे देश के सिटीजनों का, जो देश के प्रवासी है, उनका ही मन जब भर गया हो कि भैया देश के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो देश ने ही चुना था और देश ने ही निकाला है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं,
बीजेपी जो आई है, बीजेपी के आने के बाद अब जो कार्य होगा वो सारा नोट किया जाएगा, सारा मार्क किया जाएगा। बिल्कुल सत्य यही है। और जो समस्या है अपने लोगों का, पब्लिक का या ट्रांसपोर्टर का, इस मुद्दे पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी को या और विपक्ष पार्टियों को भी इस पे विचार करना चाहिए बैठ करके कि इसके बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि दोनों लोगों में प्रेम बढ़े और किसी थर्ड पार्टी को लूटने का मौका ना दे। जनता का भी पैसा बचाए और ट्रांसपोर्टर को भी जिंदा रखे, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सर मेरे को आप एक बात बताइए, ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट के अंदर गाड़ियां भी आती हैं, ट्रक्स भी आते हैं, सब काफी चीज़ सारी आती चीजें हैं। आती हैं। ट्रांसपोर्ट का जो मतलब आप कह लो, उसके साथ साथ चलने वाली चीजें होती है, सड़क, बिल्कुल। ब्रिजेस। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मतलब थोड़ा खुल के बताइए हमारे दर्शकों को, आपने जो अभी बिल्कुल, तक। दर्शकों को बताएंगे भी और ये जानकारी भी दर्शकों को भी होना चाहिए। जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट का अपना डिपार्टमेंट है, प्राइवेट लोग ही होते हैं जो ट्रांसपोर्ट की प्राइवेट गाड़ियां खरीद करके, अपने कमर्शियल गाड़ियां खरीद करके अपने रोज़मर्रा के लिए चलाते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे शीला दीक्षित का सरकार था किसी टाइम में, तो हम लोगों ने पब्लिक के फायदे के लिए और ट्रांसपोर्टरों के फायदे के लिए शीला दीक्षित से बात किए थे। उन्होंने एक पूछो ऐप बनाया था। पूछो ऐप। हाँ, जो पब्लिक को नहीं पता है इस बारे में, हम लोगों को ओके। पता है क्योंकि हम उनके सामने गए हैं, फेस किए हैं उस चीज़ को। पूछो ऐप क्या है कि वो गवर्नमेंट डिजाइनिंग कर रहा था उस ऐप को। सर वैसे द- मैं पूछना चाहूंगा, कितने साल पुरानी मतलब ये पूछो ये ऐप है? करीबन 15 साल से ऊपर ही हो रहा होगा, शीला दीक्षित के टाइम की ओके, बात 15 की। साल से हाँ, ऊपर। तो उसके बाद उनकी सरकार गिर गई थी, फिर मौका उनको नहीं मिला दिल्ली में, तो उसको अपग्रेड नहीं कर पाई। तो उस ऐप से फायदा क्या होता है लोगों को कि भाई एक तो मीडिएटर बीच में से गायब हो जाता है जो 50% कमीशन ले करके मतलब ट्रांसपोर्ट। आपके कहने का मतलब है, शीला दीक्षित जी जो थी वो कांग्रेस के साथ में थी, तो कांग्रेस मतलब उन्होंने एक सहारणीय मतलब एक स्टेप सराहनीय उठाया स्टेप उठाया था। पूछो ऐप के हाँ, थ्रू, बिल्कुल उठाया था। बट वो किसी कारणवश वो चला राइट, नहीं। चला नहीं, मतलब वो मार्केट में आने से पहले उनकी सरकार गिर गई थी। ओके। फिर दोबारा उनको मौका नहीं मिला आने के लिए। उसके बाद भी शीला दीक्षित जी का स्वर्गवास होने के 3 महीना पहले हम लोग मीटिंग करके भी आए थे उनसे अच्छा, शीला कि दीक्षित जी से। हाँ, कि आप केजरीवाल जी से जो है बात करिए, जो आपने ऐप को डिजाइनिंग करवाया था ओके। उसको अपग्रेड करके पब्लिक को हैंड ओवर कर दे। उसमें क्या होता है कि टैक्सी चालक भी, ऑटो चालक, टैक्सी चालक, ये ट्रांसपोर्टर भी मनमानी नहीं करते और पब्लिक भी मनमानी नहीं करती। सब लोग मिल के चलते हैं। इसमें क्या है, पुलिस के मॉनिटरिंग में भी मामला रहता है, ओके। सरकार की निगरानी में होता है, उनके दोनों पक्ष का आईडी जो है अपग्रेड होता है उसमें। जो अभी क्या है कि फर्जी आईडी से गाड़ी बुक कर करके जो ड्राइवरों के मर्डर हुए आज तक, ओके। बहुत सारे ड्राइवरों के मर्डर हुए, हम तो प्रमाण दे सकते हैं कोई अगर पूछे तो। तो मैं तिवारी जी थोड़ा पूछना चाहूँगा, जैसे हमारे देश में, चलो हम देश की अभी साइड में रखते हैं, दिल्ली की बात करते जी। हैं। इतनी सारी एप्लीकेशन आई हुई हैं हम्म, नरेंद्र जी, जैसे उबर हो गई, ओला हो गई, और बिल्कुल। भी विभिन्न प्रकार की हम्म, एप्लीकेशन आई हुई है। हम्म। तो उन एप्लीकेशनों का लेकर आपका क्या विचार है? और वो जो एप्लीकेशन है वो देश हित में कार्य कर रही है? मतलब जो भी कोई आम नागरिक उनसे कोई बुक करवा रहा है, गाड़ी हो गई या बाइक हो गई जैसा, वो रिस्पॉन्सिबल ऐप है? बिल्कुल नहीं है जी। लोगों को दिमाग में ये चीज़ बैठाया गया है कि आप सिर्फ हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से सेफ हैं, वरना आप सेफ नहीं हैं। अगर कोई दुर्घटना होता है रोड पे, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो वो एप्लीकेशन वाले जो होते हैं वो ये कहते हैं कि आप 100 नंबर को फ़ोन करो। तो 100 नंबर तो भाई सबके लिए है ना। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, जो आप ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल सेफ नहीं है, ये मतलब किसी पर्टिकुलर के लिए कि सबके लिए आपने बोला है कि सेफ सबके नहीं? लिए। अच्छा। आप किसी भी ऐप से गाड़ी बुक करके जाओ, कोई घटना घट जाता है रास्ते में, आप अगर उस कंपनी को आप फ़ोन करते हो कस्टमर केयर में, तो वो यही कहते हैं कि आप 100 नंबर को फ़ोन करो जी। अच्छा। हाँ, उनके पास से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना आपको मिलना, ना ड्राइवर को मिलना। और मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, ये एक दो बारी मैंने भी फेस किया था, जब भी मैंने कोई गाड़ी बुक कराई फॉर एन जी। एग्जांपल दोस्तों, जी। तो जो चालक होता है वो कहता है कि आप ये राइड कैंसिल कर दो
और जितना बनता है मुझे बता दो, मैं ले चलूंगा। क्या वो जो प्रक्रिया है वो ठीक है, ऐसा करना चाहिए? देखिए, कमर्शियल पीली प्लेट जो मिलती है ना गाड़ियों की, हाँ जी। वो इतना आसानी से नहीं मिलता है, उसका सारा वेरिफिकेशन होने के बाद मिलता है। ओके। अगर आप डायरेक्ट भी गाड़ी हायर करते हो तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, बशर्ते उसका नंबर प्लेट के फोटो खींच के अपने फैमिली में शेयर कर दो, ओके। आप बिल्कुल सुरक्षित हो। अगर कुछ भी गड़बड़ करता है, आप 100 नंबर को फोन करोगे, उसके घर पहुंचने से पहले पुलिस पहुंच जाएगी, वो बच नहीं सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे तिवारी जी, नरेंद्र जी ने बताया, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप ओला, उबर, एक्स्ट्रा कुछ भी एप्लीकेशन बुक करके कोई गाड़ी या बाइक बुक करवाते हैं, तो बेटर यही होगा कि आपको जिस ड्राइवर का नाम, नंबर, ओटीपी आया है, उसी के साथ जाइए। अगर वो ऐसा कहता है कि कैंसिल करवा के जाना है, जैसे इन्होंने बताया, आप नंबर प्लेट की फोटो खींच के बस अपने घर वालों को भेज सकते हैं। बस बिल्कुल ये है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, बेटर यही है कि आप ओटीपी दीजिए, क्योंकि उनका एक प्रॉपर चैनल चलता है, उस प्रक्रिया से जाइए। तिवारी जी और नरेंद्र जी, ये मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, हमारे देश के वासी जो हैं, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, बिल्कुल बिल्कुल आपकी जो बातचीत होती है महीनों में या दिन में, पता नहीं कितने कितने बंदों से बातचीत होती बिल्कुल है, होती है। आपका क्या विचार है देश के आम नागरिक को लेकर? वो भोला भाला है, समझदार है, वो इन एप्लीकेशनों, बाकी सब चीजों के बारे में जानता है, प्रक्रिया अपनी दे पाता है? आपका क्या विचार है इस चीज के देखिए बारे जी, में? मैं तो ये कहूँगा कि जो ये कमर्शियल चालक होते हैं या ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो आप ही के समाज के लोग होते हैं, कहीं बाहर के लोग नहीं होते, ठीक है। वो भी एक माध्यम बना रखा है कि भाई हम टैक्सी चला के, हम ट्रक चला के, हम बस चला के अपने परिवार को पालन करेंगे। और होता क्या है कि आपसे मान लो 500 रुपया चार्ज हुआ एप्लीकेशन के माध्यम से, फाइनली उस ड्राइवर को 250 या 300 रुपया मिलता है, 200 रुपया एप्लीकेशन वाले खा जाते हैं। इसमें ड्राइवर तो अपना ईएमआई भी नहीं भर पाते हैं। अच्छा। फायदा बीच में जो घुसा हुआ है वेंडर है, वो फायदा उठाता है उसका। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? मतलब सोल्यूशन है ना, सरकार जो है, जब इतने सारे हम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, वैट भरते हैं, बहुत सारे टैक्स है जो हम भरते हैं, देश के लिए तो भरते हैं ना, हाँ जी। नेशन के लिए। हाँ जी। तो जो भी सेंटर में लोग हैं, उनको भी अपने लोगों के लिए, पब्लिक के लिए ये चीज सोचना चाहिए कि हम ऐसे वेंडर को नहीं पाल करके, हम डायरेक्ट कोई अच्छा सा एप्लीकेशन बना करके पब्लिक को दे दे, जिसमें पब्लिक भी लूटने से बचे और पब्लिक जो पैसा दे वो सीधे ड्राइवर के जेब में जाए। सर, आपका क्या विचार है इस चीज पे? इनके साथ साथ यही कहूँगा जी कि इसमें जैसा कि सर ने बताया है, आम पब्लिक को जैसे आजकल ओटीपी से नुकसान हो ही रहा है, बिल्कुल। उन ओटीपी से दूसरा भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। साथ में जो हम जैसे होते हैं, अब जैसे सर ने बताया कि कमीशन बहुत कम है। कमीशन, ओके। कमीशन इसमें क्या है, वेंडर ज़्यादा ले जाता है और हमें कम मिल पाता है, ओके। जिसमें पूरे दिन की लेबर हो जाती है, सीएनजी हो जाती है, पूरे दिन की भाग दौड़ होती है, पूरा परिवार छोड़ना पड़ता है, 12-12, 14-14 घंटे ड्यूटी करते हैं, तब जाके मुश्किल से घर का किराया निकाल पाते हैं। ओके। तो सरकार के द्वारा कुछ एक ऐप ऐसी बनाई जाए जिसमें सरकार भी नज़र रख सके। और दूसरा चीज है कि जो एमसीडी का जो टैक्स लगता है ना, आप नोएडा से या गुड़गांव से जितने बार दिल्ली घुसोगे ना, उतने बार आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन मेरा प्रश्न आप दोनों से है, ये तो चलो आज की बात है, ओला, उबर जो भी एप्लीकेशन है, मुझे इतना इनके बारे में डिटेल में पूछना नहीं है, लेकिन मैंने आज से कुछ साल पहले सुना था अपने ही भाइयों से जो इन वाहनों को चलाते थे, वो बोलते थे कि इनसे काफी फायदा हुआ उनको, मतलब महीने के लाख 1.5 लाख भी कमाए हैं। नहीं, वो वो होता सर है 10 से 15 साल पहले के बीच नहीं, में। हाँ, ऐसा वो कुछ था। होता क्या है कि मछुआरा जो है पहले जाल फेंकता है, चारा डालता है, अच्छा। जाल फेंकता है, फिर फंसाता है। तो ये मछुआरा बन करके इन्होंने पहले चारा डाला, अच्छा। और लोगों को ये बोला कि भाई 20 ड्यूटी करो, आपको 10,000 रुपया मिलेंगे, जिसमें से 2,500 उनका कमीशन कट जाएगा, 7,500 आपको मिलेंगे। तो वो इसलिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवरों को अपने साथ जोड़ना। मतलब आप ये कह सकते हो, ये गेम प्लान था। गेम प्लान था, गेम पूरा प्लान था, पूरा फंसाने का, पब्लिक और अच्छा। ड्राइवर को दोनों को फंसाने का ये प्लान था कि हम मार्केट में
किसी तरह हमारी अपनी पहचान बन जाए। पहचान बन जाए। हाँ, और ड्राइवर भी हमारे झांसे में आकर के हमारे भरोसे गाड़ी ले ले। उसके बाद में एकदम से रेट उन्होंने 7 रुपया 8 रुपया 9 रुपया किलोमीटर कर दिया इन्होंने। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, और जैसे आपने तिवारी जी से, नरेंद्र जी से सुना है कि हमारे देश में प्राइवेट एप्लीकेशन तो बहुत है, क्यों ना सरकार द्वारा कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जिससे रोजगार भी मिले और बेफिक्र होके जो हमारे देश के निवासी हैं वो आराम से सफर भी कर सकें। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, जो उस वाहन को चला रहे हैं या वाहन को चलाने के लिए दे रखा है वो भी सिक्योर रहेंगे, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये देश कंट्रोल कर रहा है, देश की एप्लीकेशन है, जनहित में जारी है। मैं सही कह रहा हूँ ना तिवारी जी? बिल्कुल सही बात है। दूसरा चीज ये है कि देखिए, दिल्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सिर्फ बाहर से जो भारी गाड़ी आती है एमसीडी का टैक्स सिर्फ उन पर लगे। ओके। वो एमसीडी का जो टैक्स है वो सिर्फ उन पे लगे, और आने वाले टाइम में उसके बाद में उस कानून को नहीं मान के इन पॉलिटिशियन लोगों ने ये सभी कमर्शियल गाड़ियों पर टैक्स थोप दिया इन्होंने। जबकि दिल्ली एनसीआर के जो टैक्सी ऑटो हैं इन पे वो टैक्स 100 रुपया का नहीं लगना चाहिए था। दिल्ली एनसीआर फ्री का मतलब फ्री होना चाहिए। अब वो टैक्स पब्लिक के जेब पर भारी पड़ता है कि पब्लिक जितने बार भी, अगर आपको 5 बार काम पड़ गया गुड़गांव से दिल्ली आने का, नोएडा से दिल्ली आने का, तो 100 रुपया करके पांच बार का 500 रुपया आपके जेब से कट गया, तो उसमें नुकसान आपका भी है। फाइनली क्या होता है कि वो 100 रुपया बचाने के चक्कर में आप सोचते हो कि चलो यार ऑटो पकड़ के फिर मेट्रो से हम दिल्ली वो कर ले। उसमें क्या होगा कि अपना ट्रांसपोर्ट का काम खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट पर भी बहुत बड़ा चोट है। और दूसरा चीज है कि देखो जी, ट्रक वाले भाई हमारे हैं, बस वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, ये पब्लिक की सेवा के लिए है रोड पे। कोई ये सोचता होगा कि भाई ये लोग चोर लुटेरे आदमी है, कहीं बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने ही समाज के लोग हैं, अपने ही देश के लोग हैं। और 35% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिवेन्यू जो है इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आता है। 35%। 65% में पूरे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं। 35% ओनली ट्रांसपोर्ट की तरफ से आता है। और पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने 2-4-5 साल पहले हम लोगों का एक बहुत बड़ा सेमिनार था यहाँ पे इंडिया गेट के पास में, महाबलंकर ऑडिटोरियम में। ओके। तो उसमें राजपाल यादव जी भी आए थे, काफी बड़े बड़े। सर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या विचार है, जैसे दिल्ली में मैंने ऐसा सुना है कि अगर कोई डीजल की गाड़ी लेता है या पेट्रोल की लेता है कि जी वो इतने वर्ष के लिए है, पेट्रोल इतने वर्ष के लिए है। बाकी स्टेटों में जैसे पंजाब हो गया, केरला हो गया, वो भी देश का ही अंग है, वहां पे ऐसा नहीं है। तो आपका इसको लेकर क्या? ये पोल्यूशन के चक्कर में इन्होंने अपना कानून बना रखा है। जब भी पोल्यूशन दिल्ली के अंदर होता है तो सरकार सीधे ट्रांसपोर्ट के ऊपर ठिकरा फोड़ती है। ओके। तो आपको लगता है ये सही चीज है? ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपको डीजल की गाड़ी आप यहाँ पर बिकने ही क्यों देते हो, जब आपको लगता है कि 10 ही साल चलना चाहिए? तो पैसा तो कीमत ज्यादा होती है। पेट्रोल। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि आप ये पॉडकास्ट चाहे देश के किसी कोने से देख रहे हो, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, हम सारे दिल्ली में बैठे हुए हैं। दिल्ली में ऐसा है कि डीजल की गाड़ी है वो 15 वर्ष 10 साल रहेगी, चलेगी। अगर आप नई गाड़ी लाते हैं, और जो पेट्रोल है वो 15 साल। ये जो कानून है ये दिल्ली के लिए है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर कोई 20 लाख रुपए की गाड़ी लाता है तो वो 10 वर्ष ही चलेगी खाली। और वही अगर कोई केरला में बैठा हुआ 20 लाख की गाड़ी लाता है तो जब तक वो चला सके, रख सके, वो रख सकता है। दिल्ली में इस चीज को लेके थोड़ा गवर्नमेंट को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बताया कि डीजल की गाड़ियां ही बंद कर दो, अगर नहीं कर सकते कुछ ऐसा संशोधन किया जाए, कुछ ऐसा गेम प्लान किया जाए जिससे जो खरीद रहा है उसको कोई तकलीफ ना हो, और जो बेच रहा है उसको कोई तकलीफ ना हो। नहीं, बात ये भी है कि गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए उस टाइम में तो टैक्स वगैरह उनको अच्छा मिलता है इसका, तो वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ सेल हो, बेशक 10 साल में इनकी गाड़ियाँ कट जाए, स्क्रैप हो जाए। हाँ, और पेट्रोल गाड़ी से इसका कीमत भी ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा चीज़, पोल्यूशन के चक्कर में ये सब चीज़ें ये लोग करता है मेट्रोपॉलिटन सिटी में। लेकिन कहने का मतलब कि पोल्यूशन सिर्फ गाड़ियों से ही नहीं होता है। आप अच्छे रोड बना के दो,
रोड पे कानून व्यवस्था दुरुस्त करो, डिसिप्लिन फॉलो कराओ कि कहीं किसी की गलती की वजह से जाम ना लगे। जाम नहीं लगेगा तो पोल्यूशन नहीं होगा, अब स्मूथली चलेगा सारे काम। सारे सिस्टम तो गवर्नमेंट के हाँ, हाथ में है, सही कह लेकिन रहे हो कि गवर्नमेंट चाहती नहीं है हाँ करना ये सब चीजें। हाँ, आपका कहने का मतलब है ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट खाली एक कारण नहीं है जो पोल्यूशन फैलाने का, इसमें हाँ, विभिन्न विभिन्न कारण भी हैं बहुत सारे पोल्यूशन कारण फैलाने हैं। के। खाली ये ट्रांसपोर्ट को ही टारगेट किया गया है कि बस। वही एक वो है कि जो जी पोल्यूशन बहुत फैला रहा है। हाँ, जबकि अभी जो लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं बड़े सेटिस्फाई करके आ रही हैं गाड़ियां, उसमें नॉन पोल्यूशन BS गाड़ियां वो सब BS होती हैं। 6 जो बी स्तर एस है सिक्स वो जो इसी चीज। इसी चीज का है। अच्छा। हाँ जी हाँ, सर। लेकिन ये चीज इनको समझ में नहीं आएगा ना, कुछ भी होता है सीधे ट्रांसपोर्ट को टारगेट करो। अच्छा। और इनको ये पता नहीं है कि ट्रांसपोर्ट के लोग इतने सफर करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि जिसने एक गाड़ी दो गाड़ी जो भी ले लिया और जब वो इस लाइन में फंस जाता है, 10 साल 15 साल जितने साल गाड़ी रहेगी, चाहे वो गाड़ी चले ना कर चले, गवर्नमेंट के टैक्स प्रॉपर हर साल जाना है, वो उसको भरना ही है। फिर ये इंडिया में होता। सर हाँ। BS 6 चल रहा है। हाँ जी। अभी अदर कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे अभी BS 3 और 4 ही चल रहा है। चल रहे हैं। ये आप बता रहे हो इंजन। हाँ, सर। इंजन हाँ के बारे में। दोस्तों, ये जो इन्होंने VX3 बताया है, BS 3 BS3, और ये 4 इंजन की बात कर रहे हैं। इंजन जो पोल्यूशन से रिलेटेड है। इंजन एक ऐसी चीज होती है जो जो वाहन को खींचती है, और यहाँ पे दिल्ली में, इंडिया में उसका लेवल जो है बाकी कंट्रियों से ज़्यादा है, और लेवल ज़्यादा होने के कारण पॉल्यूशन भी अधिक मात्रा में करता है। तो मैं आप दोनों से, ये मेरा आखिरी सवाल है, आप हमारे देश के जो निवासी है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, हम तो यही कहेंगे जी कि जितने ट्रांसपोर्ट मतलब कि ट्रक वाले, बस वाले, टैक्सी वाले, ऑटो वाले होते हैं, वो आपके ही परिवार के लोग होते हैं। आप उनका रेस्पेक्ट करो, वो आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। एक दूसरे से विश्वास की भावना बना के रखो। ये मत सोचो कि आप एप्लीकेशन के थ्रू जाओगे, आप अपने जेब कटवाओगे जब भी आप सुरक्षित हो, नहीं तो सुरक्षित नहीं हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आधे रात को हमारे पास से कहीं फ़ोन आता है, तो हम तो भैया बिना उसके भी डायरेक्ट ले जाके हम हॉस्पिटल छोड़ के आए थे। उस टाइम में हम नहीं देखते। उस टाइम में तो कोरोना के टाइम में आप देखो लोग घर में थे, डर के मारे नहीं निकल रहे थे। यही हमारे ऑटो वाले, टैक्सी वाले भाई है कि रात दिन चल करके अपनी जान हथेली पे लेके, एम्बुलेंस आने से पहले गाड़ियां पहुंच जाती थी, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाते थे। फिर जो ट्रांसपोर्टर थे, साग सब्जी दूध प्रॉपर आपको इन्हीं के द्वारा हमें इन्हीं के द्वारा मिल रहा था। ये सोचो कि ये लोग हमसे दूर कैसे हुए। ये हमारे ही है, और हमारे लिए ही सुबह से शाम तक या 6-6 महीना बच्चे छोड़ करके वो रोड पे चलते रहते हैं हमारे को सेवा पहुंचाने के लिए। तो हमें इस भेद भावना को समाज से खत्म करना है कि हम एक दूसरे के जो दूसरे निगाह से देखते हैं कि बड़ा छोटा, ये सब चीजें, ऐसे भेदभाव मत करिए आप लोग। ये सोचिए कि जितनी आपकी महत्व हमारे लाइफ में है, उतना हम ट्रांसपोर्ट लोग का लाइफ भी जो है आपके लिए वो भी महत्व किसी है। परिवार का सदस्य है। नरेश जी, भाई आपका क्या कहना है इसके विचार? आपका क्या मैसेज है हमारे देश के लिए, जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो ड्राइवर है वो भी फैमिली से रिलेटेड है। अनजाने में वो तो कोई गलती नहीं करता है, और जो भी होती है समय का कुछ पता नहीं होता। ठीक दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने तिवारी जी, नरेंद्र जी की बात सुनी होगी, अभी आप पॉडकास्ट देखेंगे। दोस्तों, भारत देश का, हिंदुस्तान का, इंडिया का 35% जो रेवेन्यू है बिल्कुल। वो ट्रांसपोर्ट से आता है। दूसरी बात 35%। नरेंद्र जी ये है कि जो एमसीडी का एक हफ्ते का जो कलेक्शन होता है ना, वो इतना होता है कि आप दिल्ली का पूरे रोड का एक बार रिपेयर करा सकते हो 1 महीना कलेक्शन में। लेकिन ये पैसे आते आते तो हैं, लेकिन जाते कहाँ पे ये पता नहीं चलता। विकास के नाम पे जीरो। हम लोगों ने कांग्रेस के टाइम में भी देखा, आम आदमी पार्टी के टाइम में भी देखा। उस टाइम में भी लोगों ने सोचा कि भाई जिम्मेवार पढ़ी लिखी पार्टी आई है, क्या पता ये समाज के लिए कुछ अच्छा कर दे। लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं करा। फाइनली क्या होता है कि हम अपना गाड़ी की ईएमआई भरे या गाड़ी के मेंटेनेंस में पैसा लगाएं, क्योंकि रोड पे तो गाड़ी हमारी ही टूटनी है। पब्लिक को तो जहां से बुकिंग आएगा वहां से आपको उठाना ही है। मैं तिवारी जी, पॉडकास्ट तो फिनिश हो गया, चलो कोई बात नहीं। मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ आपसे और कि अगर मैं खाली दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में टोटल
ओला उबर लगा के, मतलब कितने वाहन जुड़े हैं इनके साथ में, लाखों हैं, कोई गिनती नहीं। कोई गिनती नहीं है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है ना, हम गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली, मेरठ, बहादुरगढ़ है, सोनीपत, रोहतक है। बहादुरगढ़, रोहतक, ये सब हमारा दिल्ली का ही एरिया मान लो आप। यही गाड़ियां आपस में मिलजुल के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ सब चल रही हैं। तो ये लाखों की तादाद में है, एक दो लोग नहीं है ये लोग, सब परेशान हैं। दोस्तों, जैसे आपने सुना है 35% रेवेन्यू जो है वो ट्रांसपोर्ट से आता है, रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट को। और अगर हम उसी का सहयोग नहीं करेंगे तो दोस्तों वो भी हमारा कोई सहयोग नहीं और करेंगे। सरकार से भी हमारी, अरुण जी, डिमांड यही है कि जब सब चीज के लिए आयोग बना हुआ है तो एक सारथी आयोग क्यों नहीं बन रहा है इस देश में। सारथी आयोग का डिमांड हम लोगों ने पीएम मोदी तक को लेटर लिख करके हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को भी दे रखा है, चीफ मिनिस्टर को भी दे रखा है, और स्टेट से भी में भी इस तरीके से लेटर जा चुके हैं। हम ऑल इंडिया लेवल पर बात कर रहे हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए एक दूसरे के साथ में। तो ये चीज़ें होना चाहिए। दूसरा चीज़ की जो एमसीडी है, आप एमसीडी ख़त्म कर दो। जैसे यूपी में, हरियाणा में मंथली है कि 1200-1300 रुपया में हम अपना मंथली कटवाएं, अपना चलते रहें। नहीं तो एमसीडी अगर लगाना ही है तो एक बार अगर ठीक 100 है। रुपया का ले लिया तो वही हमारा 24 घंटा काम करे, बिल्कुल। बार बार जो ना भी कटाना पड़े। मेरे देश का सिटीजन इस पॉडकास्ट को देख रहा है, मैं उससे विनम्र होकर प्रार्थना करता हूँ कि ये पॉडकास्ट अगर आप आगे पहुंचा सके किसी नेता तक, किसी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तक, चाहे वो किसी पार्टी का हो, तो उसे पहुंचाए। ये हमारे साथ में जो बैठे हैं ये दोनों ट्रांसपोर्ट विभाग से हैं, मतलब वहाँ पे उसमें इनको काफ़ी पता है उस चीज़ के बारे में, उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो मैसेज है ये इनकी तरफ से उनके लिए है। तिवारी जी और नरेंद्र जी, जी आप प्लीज अपना जो मैसेज है, जी जो भी आपके दिल और दिमाग में मंथन हो रहा है, जी। वो प्लीज आप बता दीजिए इस पे। देखिए, और मैं यही बात आपकी, हम्म, चाहे सामने वाला आपका भाई, बहन, माँ या कोई नेता बिल्कुल है तो अपना ही, सब अपने वो हैं। सुनेंगे। आप प्लीज अपनी बात रख दीजिए। मैं, देखिए, आपके व्यूअर से, पूरे समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देखो, समाज में हर किसी के लिए ज़रूरत, एक दूसरे का ज़रूरत है। हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे को द्वेष वाले भावना से ना देखें। और इस ट्रांसपोर्ट को अगर आज के डेट में जनता सपोर्ट करेगी तो ट्रांसपोर्ट फिर जिंदा हो जाएगा। आप लोगों की सेवा ऐसे चलती रहेगी, इससे बेटर सेवा होगा, इसकी गारंटी है। और इसी तरीके से अपना जो है सपोर्ट करके, और सरकार से भी मैं कहूँगा कि भाई 36 तरीके के कानून नहीं लगा करके कुछ ऐसा सीधा सीधा नियम कानून बनाए, टैक्स बनाए कि जैसे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट गाड़ियाँ हैं अपनी, उसके बाद भी हर स्टेट का हम अलग अलग पेमेंट करते हैं जिस स्टेट में जाते हैं। और दिल्ली का तो बहुत सबसे ज़्यादा टैक्स दिल्ली का ही है कि जितने बार आप दिल्ली में घुसोगे उतने बार 100 रुपये देना पड़ेगा। तो भाई एक तो सारथी आयोग बने, दूसरा, सारथी आयोग, हाँ, सारथी आयोग। दूसरा कि जो टैक्स का जो फार्मूला है गवर्नमेंट का, उसको बड़ा सिंपल किया जाए कि पब्लिक के ऊपर भी जोड़ना पड़े, ट्रांसपोर्टर के ऊपर भी जोड़ना पड़े। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जब गाड़ी ली जाती है उसी टाइम में वो टैक्स जमा हो जाता है उनके पास में। एक जगह का मतलब हमने टैक्स काटा तो पूरे हिंदुस्तान हम घूम सकते हैं। टोल टैक्स अलग चीज़ है, ये स्टेट टैक्स, बहुत सारे टैक्स है। ये सिंपल होना हरियाणा और चाहिए। यूपी में चले जाओ, जगह जगह हाँ, पे टैक्स मिलेगा। टैक्स मिलेगा आपको, बहुत इससे नुकसान होता है। और यही चीज़ खर्चा जो है पब्लिक के जेब पे भारी पड़ता है। मान लो कि आप गाड़ी बुक करके जाओगे तो वो टैक्स तो क्लाइंट को ही देना पड़ेगा जो बैठे हैं गाड़ी में, ड्राइवर तो उसको अब अफोर्ड नहीं कर पाएगा। हाँ जी, हाँ जी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है पब्लिक पे ही आती है। मैं तो पूरा, देखो, हिंदुस्तान के लोगों से कहूँगा कि भाई जो एमसीडी बार बार रिपीट करके दिन में 10 बार जाओगे तो 10 बार आप 100 रुपये करके 1000 रुपया दोगे। तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट करो कि सरकार अपनी आँख खोले, एक बार 100 रुपये ले, 24 घंटा उसका वैल्यू रखे। या यूपी में, हरियाणा में जैसे है 1200 रुपया में महीने का टैक्स है, उस तरीके का आसान कर दे। और दूसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश उस टाइम में दिया हुआ था उसको कोई देखने का भी कोशिश नहीं करता है। किस टाइम की बात है ये? ये बहुत पहले का, वो हम बता देंगे आपको, सन भी बता देंगे कब इसका हुआ था, अगले उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि जो भारी वाहन बाहर से आती है, जो पोल्यूशन फैलाती है, बड़ी बड़ी ट्रकें वगैरह जो आती है, सिर्फ एमसीडी उनके लिए होना चाहिए। लेकिन हमारी जब सीएनजी गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, हाँ, जो पोल्यूशन फैलाने वाली नहीं है, जो गवर्नमेंट ने जिसको अप्रूव कर रखा है,
उन गाड़ियों पे भी वो टैक्स लगता है एमसीडी का जो है। तो ये किस खुशी में लग रहा है, कम से कम इस चीज से हमारी जनता को राहत दें, हमारे ट्रांसपोर्टरों को राहत दें, ये बहुत हम लोग शुक्रगुजार होंगे सरकार का। तो भाई पब्लिक भी सपोर्ट करे इस चीज के लिए। दोस्तों आज का ये पॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि जो ये रील है, ये पॉडकास्ट है, ये सब तक पहुंचाइए, उन तक भी पहुंचाइए जो इस देश के ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, और देश के जो मिनिस्टर्स हैं उन तक ये पॉडकास्ट पहुंचाइए, जिससे कि उनको भी समझ में आए, वो भी जान सके कि अगर इस चैनल में कुछ चेंजेस करने हैं तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये देश की आवाज है। दोस्तों इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय भारत। जय माता।